वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अरशाद अहमद और आज हम 9th का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो है वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है जब वो किसी भी सरफेस पे जो है वो अपने आप को जो है वो मोशन में लाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम आप बॉल जो है वो ग्राउंड पे जब फेंक रहे हो, रोल कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद जो है बॉल जो है वो रुक जाती है। इसी तरीके से अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो और उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद जो है पेडलिंग जो है वो रोक देते हो और आप देखते हो कि साइकिल जो है वो रुक जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हैं तो वो जो है एक अपोजिंग फोर्स जो है उस पर एक्ट करती है जो उसके मोशन को जो है वो रेजिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है हवा में जो है वो दौड़ रहे हो तो आप जिस डायरेक्शन में विंड है उसके अपोजिट में जो है अगर आप मूवमेंट करोगे या मोशन में होंगे तो वो आपको जो है सामने से एक फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स। और जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स एग्जिट करते हैं उनको बोलते हैं हम ड्रैग। तो क्या है फोर्स? फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पास है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is a force which opposes the motion of an object or a surface. A ball rolling on the ground gradually slows down and comes to stop due to force of friction. If we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and comes to stop due to force of friction. अब क्या होता है? अब जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जो है अगर हम उसको मोशन के स्टेट में पाते हैं और उस पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है लगती है और जो फोर्स अप्लाइड हो रही है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर वो दोनों इक्वल होती है तो उस वक्त जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मोरी जो है वो मोशन में है और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। उस पे जो फोर्स एक्टिंग है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अगर वो दोनों बैलेंस है तो उनकी स्टेट जो है वो सेम रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो फोर्स एक्टिंग जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्ट हो रही है जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों अगर फोर्सेस अगर बैलेंस होंगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट की स्टेट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन की स्टेट में तो मोशन में रहेगा। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्सेस लगती हैं, अब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अगर वो दोनों इम्बैलेंस हैं, अगर वो बैलेंस नहीं है तो फिर जो ऑब्जेक्ट जो है वो वाली स्टेट को जो है वो रिकमेंड करेगा जो वाली स्टेट जो है वो जिस वाली स्टेट में जो है जिस कंडीशन में हमारे पास जो है जो वाली फोर्स ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है और जो एक्टिंग फोर्स है वो कम है तो ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में है तो फिर वो रुक जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है और एक्टिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है तो फिर वो उस वक्त जो है वो मूव करना शुरू हो गया तो वो अनबैलेंस फोर्स होगी। तो हमारे पास क्या है? If an unbalanced force acting on the moving body, then its speeds or direction of motion changes. Yeah, if the unbalanced force is removed, then it will continue to move with the speed it had acquired till then. Next जो है हमारे पास एक important topic है वो है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन। गैलीलियो ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन्स लॉ आने से पहले और उसका एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसने क्या किया कि उसने जो है दो स्लाइडिंग जो है वो
वुडन ब्लॉक्स लिए और उनको जो है वो इंक्लाइंड प्लेन ऐसे रखे कि वो जो है वो उनका जो इंक्लिनेशन थे वो मतलब आपस में आमने सामने रखा और इनके बीच में कुछ एंगल रखा, इंक्लिनेशन में कुछ एंगल था। और अब जो है उसने एक हाइट ली, हाइट जो है उस इंक्लिनेशन प्लेन की जो है वो हाइट थी, दोनोसाइड, इस साइड भी हाइट और इस साइड भी हाइट। अब इसमें 3 केस अराइज होते हैं। पहले केस में जब वो हाइट जो है वो सेम रख रहा है, अब उसने क्या किया, यहाँ से एक मार्बल को फेंका और जब वो एक इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u जो है वो 0 था और इसने वेलोसिटी गेन की और यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। फिर ये वापस आया और फिर ये इसी डायरेक्शन में चलता रहे। मगर ये ध्यान रखें कि ये तब ही पॉसिबल था कि जब जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होता। और पहले केस में उसने क्या किया, दोनों की हाइट सेम रखी, जो प्लेन इंक्लाइंड प्लेन थे दोनों की हाइट सेम रखी है, दोनों का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो भी सेम रखा था। तो क्या हो रहा था कि जितनी हाइट से वो फेंका जा रहा था वो उतनी हाइट उधर एक्वायर कर रहा था दूसरी साइड। जितनी हाइट से यहाँ से फेंका जाएगा उतनी हाइट वो यहाँ पर एक्वायर करेगा, जितनी वेलोसिटी यहाँ से थी और उतनी इनिशियल वेलोसिटी वो यहाँ से गेन करेगा। जितनी वेलोसिटी से यहाँ आएगा और इतनी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी सेम होगी और हाइट भी सेम होगी और ये जो है मोशन जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये जो है पहला केस दिया है यहाँ पर, यहाँ से बॉल को फेंका और यहाँ आई और यहाँ से फिर वापस यहाँ पर पहुँची और हाइट भी सेम है उस वक्त, दोनों की हाइट, दोनों प्लेन्स की हाइट जो है वो सेम है, पहला केस। दूसरा केस क्या था कि उसने एक साइड तो उसको सेम रखा, अब जो है अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ा दिया। सेकंड केस में यहाँ से जो ऑब्जेक्ट को फेंका और यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब वो पहले तो सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और हाइट थी, फिर वो थोड़ा सा घटाते रहा। अब जो है ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो ज़्यादा है और बाकी वाले केसेस में जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो कम था। तो जैसे ही उसने वहाँ से मार्बल को फेंका और इस वक्त जो है ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि वेलोसिटी तो सेम थी मगर इस वक्त जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा एक्वायर किया, इस वक्त जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा एक्वायर किया और हाइट जो है वो सेम रही, बट प्लेन इंक्लिनेशन की एंगल जो है वो इस साइड कम है और इस साइड तो सेम रखा है और इस साइड जो है वो चेंज करता रहा। पहले ये, फिर दूसरे ये, तीसरा ये, चौथा उसने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 3-4 केसेस दिए हैं यहाँ पर। तो क्या था कि पहले वो जो है वो क्या कर रहा था कि वो हाइट को जो है वो सेम रख रहा था और वेलोसिटी को जो है वो इंक्रीज करता जा रहा था और उसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को वो डिक्रीज करता जा रहा था। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज हो गया और इस वक्त तो ये वापस यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाएंगे वापस यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर वापस यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर वापस आएंगे। जब यहाँ से यहाँ और यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिल्कुल ही 0 कर दिया तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से निकलेगी और यहाँ से वापस चलती जाएगी और वापस नहीं आएगी। तो ये जो है उसके एक जो है उसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था और इसी को यूज़ करते, इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर न्यूटन्स ने जो है वो अपने लॉज जो है वो डिड्यूस किए थे, उसने डिराइव किए थे और वो ठीक है। तो क्या है इसका, when a marble rolled down in an inclined plane, its velocity increases and when it goes up on the second inclination plane, its velocity decreases। यहाँ से जो है आता है और ये वेलोसिटी इंक्रीज करती है, यहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। If the inclination of both the planes are equal, then the marble will reach the same height which it rolled down। If the angle of inclination जो है सेकंड प्लेन की अगर डिक्रीज करेंगे तो इस वक्त जो है वो मार्बल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा ओरिजिनल हाइट से। अगर हम जो है सेकंड फेज में भी जो है वो क्या करेंगे, इंक्लिनेशन जो है वो सेकंड प्लेन में भी जो है वो क्या करेंगे और बढ़ाते रहेंगे तो वो और जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसी तरीके से हमने लास्ट में जो है वो इंक्लिनेशन जो है वो बिल्कुल ही 0 कर दी है। इंक्लिनेशन बिल्कुल 0 करेंगे तो मार्बल क्या करेगा, द मार्बल विल ट्रेवल फॉर एवर टू रीच द सेम हाइट। एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ मार्बल बट नो फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा और ये जो है ये तब तक चलता रहेगा अगर को जो है वो यूनिफॉर्म
मोशन में ही रहेगा अगर इसमें कोई और जो है फोर्स अप्लाइड नहीं होगी, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन जो है अगर नहीं होगा तो ये चलता रहेगा, मगर ऐसा जो है डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, जो है प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है कोई ना कोई फोर्स जो है वो एग्जर्ट करती ही है। ये उसी जगह जो है पॉसिबल है जहाँ पर फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, इसके बाद जो है वो हमारे पास टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है पहला लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनिशिया भी कहा जाता है, वो क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक हम उसको कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं, तब तक जो है वो अपनी जो है स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनटिल अनलेस जो है हम उसको कोई फोर्स जो है नहीं लगा रहे ताकि वो जो है अपनी स्टेट को चेंज करे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन states that an object remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by the applying force। तो इसी को बोलते हैं इनिशिया ऑफ लॉ ऑफ इनिशिया भी इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। तो इनिशिया क्या होता है? इनिशिया जो है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट विच रिमेन्स इट्स स्टेट। एक इनिशिया जो है वो एक ऐसी जो है प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसको अपनी स्टेट को रिटेन करवाता है, और इनिशिया डिपेंड करता है मास पे। इनिशिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। तो इसी को बोलते हैं हम टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिटेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनिशिया, और दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनिशिया। अब इनिशिया की भी जो है वो तीन जो है वो किसमें है? लॉ ऑफ जो है इनिशिया में जो है डायरेक्शन का है, स्टेट का और स्पीड, इनके ऊपर जो है वो काम करता है। तो पहले जो है मास और इनिशिया जो है हम देखते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनिशिया। तो इनिशिया सीधा सिंपल है कि टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स स्टेट। तो इनिशिया ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट के जो इनिशिया होता है वो किससे मेजर किया जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ हैवियर बॉडी इज मोर। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा जो है आपको इनिशिया लगाना पड़ेगा। तो जो है इनिशिया डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनिशिया जो है वो डिपेंड करता है मास पे। तो इनिशिया बॉडी इज मेजर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। देयरफॉर टू रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ हैवियर body more than the force required to change the state of lighter body. This is because the mass of heavier body is more than the mass of lighter body. तो डिपेंड करता है मास जो इनिशिया है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? वो डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो मास क्या है? तो मास ऑफ बॉडी इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनिशिया। कितना उसमें इनिशिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इनिशिया की। इनिशिया में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो पहला है इफ स्ट्राइकर हिट्स द पाइल ऑफ कॉइन और board, the lower coin moves out and due to the inertia of rest, the other coin falls down. If coin placed on the playing cards or a tumbler is flicked by the finger due to the inertia of rest. अब जबकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें जो है इनिशिया के भी अलग अलग टाइप्स हैं। इनिशिया के 3 टाइप्स हैं, इनिशिया ऑफ रेस्ट, इनिशिया ऑफ मोशन और इनिशिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम कब देखते हैं इनिशिया ऑफ रेस्ट, इनिशिया ऑफ मोशन और इनिशिया ऑफ डायरेक्शन? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें तीनों आएंगे। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप जो है आपको जाना है किसी भी जगह पे जाना है, तो आप जब बस स्टैंड जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको दिख रहा है आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे है। जब आप गाड़ी में चढ़े और
गाड़ी में चढ़ने के बाद आप आराम से बैठे हैं, गाड़ी भी रेस्ट में है और आप भी रेस्ट पे हो, तो एकदम से गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट करती है, तो आप जो है वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि आप भी रेस्ट पे थे और जो बस थी वो भी, गाड़ी वो भी क्या थी, वो भी रेस्ट पे। तो एकदम जो है गाड़ी जो है वो मोशन में आ जाती है और आपका जो लोअर पोर्शन है वो भी मोशन में आता है, बट अपर पोर्शन जो है वो आपका रेस्ट में रहता है। तो इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से आप जो है वो पीछे की तरफ गिरते हैं। इसी तरह जो है हमने गाड़ी के ऊपर जब लगेज होता है तो अचानक गाड़ी चलने की वजह से अगर वो बांधा ना जाए तो सामान जो है पीछे की तरफ गिरता है, और ये जो है इसका रीज़न जो है वो इनिशिया ऑफ रेस्ट क्या है। इसी तरीके से जब गाड़ी चलने लगती है और जब कर्व पे पहुंचती है तो कर्व पे क्या होता है कि आप जो है अगर एक ब्लाइंड कर्व है तो आप जो है आप बाहर की तरफ गिरते हैं, और वो अब बाहर की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि आपके ऊपर फोर्स लगती है और इनिशिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो है वहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही थी, और इनिशिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप जो है वो बाहर की तरफ आपको फोर्स बाहर की तरफ लगती है। इसी तरीके से अगर ड्राइवर अचानक जो है वो ब्रेक मार लेता है, और ब्रेक मारने के बाद क्या होता है कि गाड़ी एकदम से रेस्ट में आई और आपका लोअर जो पोर्शन था वो भी एकदम से रेस्ट में आता है, तो अपर पोर्शन जो है वो मोशन में होता है, तो इनिशिया ऑफ मोशन की वजह से आप आगे की तरफ गिरते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं इनिशिया ऑफ रेस्ट की, इनिशिया ऑफ मोशन की और इनिशिया ऑफ डायरेक्शन की। फॉर एग्जांपल आप जो है आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड में क्या होता है कि आपने एक पाइल बना के रखना है कॉइन्स का, और आप जब स्ट्राइकर हिट कर रहे होते हैं ग्राउंड उस पर बोर्ड पे, तो जो लोअर कॉइन होता है वो मोशन में आ जाता है और बाकी जो है रेस्ट में होते हैं, तो एकदम से बाकी कॉइन जो है वो नीचे गिर जाते हैं। इसी तरीके से अगर अगर देखो मान लो कि एक टम्बलर लिया है, टम्बलर के ऊपर आपने नोट जो है वो रखा है, 10 रुपये नोट, 100 रुपये नोट है, उसके ऊपर कॉइन रखा है, और एकदम से आप फ्लिक मार रहे हो फिंगर से। जैसे आप फिंगर से फ्लिक मारोगे तो आपका कॉइन जो है वो नीचे गिरेगा टम्बलर में। फ्लिक जो है वो यहाँ पर मारा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर टम्बलर है, टम्बलर के ऊपर नोट रखा है या कार्डबोर्ड रखा है और इसके ऊपर जो है वो कॉइन रखा है, और जब आप उसको मारोगे फिंगर से तो जो कार्डबोर्ड है वो बाहर निकल जाएगा और कॉइन जो है वो नीचे गिरेगा, और ये जो है ये किसकी वजह से गिर रहा है? इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इसी तरह जो है हम कारपेट्स होते हैं, और जब उसको मारते हैं कारपेट्स को, तो कारपेट्स में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स नीचे आते हैं। तो जब हम उसको बीट करते हैं कारपेट को, तो कारपेट को जब स्टिक से बीट करेंगे तो जो कारपेट है वो मोशन में आएगा, और जब डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में है, तो ड्यू टू इनिशिया ऑफ रेस्ट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो फ्रूट खाना चाहते हो, और फ्रूट जो है वो पेड़ के ऊपर है, और पेड़ को आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो आप पेड़ को हिला रहे हैं। हम पेड़ को जो है वो पहले रेस्ट में था उसको मोशन में ला रहे हैं, और एकदम से फ्रूट जो है वो नीचे गिरता है। तो होता क्या है कि आप जब पेड़ को हिलाते हो और जो पेड़ जो है वो मोशन में आता है, उसकी ब्रांचेस मोशन में आती है, मगर फ्रूट जो है वो रेस्ट में होता है, तो ड्यू टू इनिशिया ऑफ रेस्ट जो है वो जो है फ्रूट जो है वो नीचे गिरता है। इसी तरीके से बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं, अगर आप उसमें बैठे एकदम से गाड़ी जो है रुक जाएगी तो आप जो है आगे की तरफ गिरते हैं, तो आप गिरते हैं, उसका रीज़न है इनिशिया ऑफ मोशन। क्योंकि जो आपका लोअर पोर्शन होता है वो मोशन में होता है, अपर पोर्शन मोशन में होता है, और बस भी मोशन में होती है। एकदम से जब ब्रेक लगेगा तो लोअर पोर्शन और जो बस है या व्हीकल है वो रेस्ट में आ जाएगा, अपर पोर्शन जो है मोशन में होता है। ड्यू टू इनिशिया ऑफ मोशन जो है आप फॉरवर्ड आगे की तरफ गिरेंगे। इसी तरह अगर आप जो है कभी जो है चलती बस में जो है आप खड़े हैं और एकदम से बस जो है वो टर्न करती है, तो आप जो है वो जो है क्या कर्व्स पे आप जो है वो आगे जो है वो लेफ्ट या राइट की तरफ जो है वो गिरते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? डायरेक्शन ऑफ जो है ड्यू टू द इनिशिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन जो है वो उसकी जो टाइप्स हैं इनिशिया की, इनिशिया ऑफ डायरेक्शन, इनिशिया ऑफ रेस्ट, इनिशिया ऑफ मोशन।
तो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक अपनी जो है वो स्टेट चेंज नहीं करेगा अनटिल अनलेस उस पर हम जो है फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे, तब जाकर जो है वो अपनी जो है वो स्टेट को चेंज करेगा। तो ये था इनिशिया और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो है हमारे पास थी। उसके बाद जो है हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो सिंपल है, अगर हमें मोमेंटम का फॉर्मूला जो पता हो, मोमेंटम जो है वो सिंपल हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, या मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल्स टू, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू mv, वेयर P जो है वो मोमेंटम के लिए यूज़ करते हैं, m जो है वो यूज़ करते हैं किसके लिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, मास ऑफ बॉडी के लिए, v यूज़ करते हैं हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी के लिए। अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है और उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम जो है वो है kg मीटर पर सेकेंड। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं kg m पर सेकेंड। तो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक ट्रक जो है वो चल रहा है बहुत ही कम स्पीड से और वो किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को वो जो है वो किसी भी पर्सन को या ऑब्जेक्ट को जो है वो हेविली हिट कर सकता है, क्योंकि उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और मास ज़्यादा होने की वजह से जो है उस पर मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है एक मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। अगर दूसरी एग्जांपल है कि एक बुलेट जो है वो उसका मास जो है बहुत कम है और उसको जो है अगर हम फायर कर रहे हैं तो वो भी किसी इंसान को जिस पे ऊपर फायर किया जा रहा है उसको जो है वो मार सकती है। उसकी वजह यह है कि जो बुलेट की वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। मोमेंटम जो है इसके दो जो है फैक्टर्स हैं वो है मास और वेलोसिटी, और इन पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मोमेंटम अगर जो है वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है।